इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम गदर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही अहम भूमिका रखता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी जो कल्पना है विदेश में रहते हुए भारतीयों ने की थी। और उनका ये मकसद था कि जिस तरह से विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन होते थे हथियारों के द्वारा, उसी तरह से वो एक आंदोलन करेंगे भारत में और भारत को आज़ादी दिलाएंगे। नाउ ए ब्रीफ इंसाइट इनटू द गदर पार्टी। गदर पार्टी जो थी एक क्रांतिकारी संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका मकसद था कि आर्म्ड रेवोल्यूशन से वो भारत को आज़ादी दिलाएगा। इसकी जो स्थापना है वो नवंबर 1, 1913 में हुई थी, जब इन्होंने अपना न्यूज़पेपर गदर को रिलीज़ किया था। एक्चुअली पहले जो था मैगज़ीन का नाम गदर था और उसी से इस पार्टी का भी नाम गदर पार्टी बन गया। इसका जो हेडक्वार्टर्स थे वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में थे, बट जो इसके ब्रांचेस हैं लेटर ऑन ये विश्व के 18 देशों में इसकी ब्रांचेस खुल गई थी। इसका जो मेन एम था वो था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर आना। और बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ये जो पार्टी है ये दो ग्रुप्स में बट गई थी। वन वॉज द कम्युनिस्ट एंड द अदर वॉज द इंडियन सोशलिस्ट फैक्शन। और इस पार्टी का जो अंत है, जो फॉर्मली जो डिसॉल्व हुई है, वो 1948 में हो गई थी। नाउ कमिंग टू द रीजंस कि सिख जो थे या इंडियंस, वो इन द फर्स्ट प्लेस वो भारत छोड़कर कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स गए ही क्यों थे। तो इसका जो मेन रीज़न था कि वो बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में गए थे। ये जो ज़्यादातर जो शुरू में जाने वाले लोग थे ये मार्जिनल छोटे फार्मर्स थे और कारीगर आर्टिसंस थे पंजाब के, एंड ये थे जनरली सिख्स। और जब से एनेक्सेशन हुआ पंजाब का, उसके बाद बहुत सारे जो सिख लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनें चली गई थी एंड उनके पास अब कुछ था नहीं करने के लिए, जिसकी वजह से उनको बाहर का रुख करना पड़ा था। अब जो सबसे पहला जो सिख्स जो आए थे कनाडा में, वो ब्रिटिश कोलंबिया में आए थे और वो हांगकांग आर्मी का जो एक रेजिमेंट के जो हिस्सा थे, वो जो रेजिमेंट है वो कनाडा से गुजर रही थी कमेमोरेट करने के लिए क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली। और ये जो सन था वो 1897 था। सो 1897 में फर्स्ट टाइम जो था सिख्स जो थे कांटेक्ट में आए कैनेडियन लैंड या कैनेडियन कल्चर के साथ। जो सेकंड टाइम भी जो इनका जो एसोसिएशन है दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द आर्मी ओनली। 1902 में एक सिख रेजिमेंट जो थे इनके सोल्जर्स ये ब्रिटिश कोलंबिया में आए और ये जो ओकेजन था वो था कॉरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड 7। इनमें से बहुत से लोगों को ये जो जगह है वो पसंद आ गई और इनमें से कुछ यहाँ पर रह गए और बाद में उन्होंने अपने दोस्त और परिवारों को यहाँ पर बुला लिया था। 20वीं शताब्दी में इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इमिग्रेट करने के लिए, बिकॉज़ कनाडा और जो इंडिया है दोनों ही अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो इसलिए बड़े इजीली ये लोग चले जाते थे कनाडा पे, और वहाँ पर इन लोगों को कैनेडियन कंपनीज़ को और ज़्यादा आराम था, क्योंकि ये जो इंडियन माइग्रेंट थे तो ये बहुत ही कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और साथ में ही ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे उनकी नेटिव पॉपुलेशन की अपेक्षा। तो इनिशियल जो फ्यू इयर्स हैं उसमें लगभग 2000 जो भारतीय इमिग्रेंट्स हैं वो लोग ज़्यादातर जो होते थे पंजाब के फार्मर्स थे, वो कनाडा पहुंच रहे थे। बट धीरे धीरे जैसे इनके नंबर्स इंक्रीज़ होने लगे तो और लोगों को जो वहाँ के जो लोकल्स थे उनको भी लेबर मार्केट में कंपटीशन महसूस होने लगा। तब जो था कनाडा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। जो चीप, क्योंकि ये जो चीप एशियन लेबर थी, चाहे वो जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं या इंडियन हैं, तो ये कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसलिए लोगों के बीच में एक इनके प्रति एक बैर की भावना स्टार्ट हो गई और इन लोगों ने
न सिर्फ अपनी जो इनकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो इन लोगों पे डायरेक्ट निकालते थे, बल्कि इन लोगों ने सरकार के ऊपर भी दबाव डालना शुरू किया कि वो जो ये एशियन लेबर है उसको रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाए। ये जो एशियंस के प्रति जो वहाँ के कनाडा के जो मूल निवासी थे उनकी जो बैर की भावना थी या जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया 1907 में, जब जो इनकी एक रैली चल रही थी वो उसमें लोग ज़्यादा भड़क गए और वैंकूवर में इन्होंने जो चाइनीज़ पॉपुलेशन जहाँ रहती थी, चाइना टाउन और लिटिल टोक्यो जहाँ जापान के निवासी थे जिनकी दुकानें भी थी वहाँ पर, वहाँ इन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दुकानों को तोड़ा और लोगों को भी इन्होंने क्षति पहुँचाई थी। और ये जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था बेलिंघम में पंजाबी सिक्स को बाहर निकालने के लिए लंबर इंडस्ट्री में, वहाँ से ये टर्न हो गया एक वायलेंट रूप लेने के बाद एक पूरे कनाडा में एक मांग शुरू हो गई कि एशियंस को बाहर निकाला जाए और एक वाइट कनाडा बनाया जाए जो यहाँ के नेटिव लोगों के लिए ही हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो 1903 से लेकर 1907 का जो समय था, ये आर्थिक मंदी का समय था, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था कनाडा में, और ऐसे समय में कैनेडियन लोगों को जॉब्स ना मिलकर जो चीप लेबर अवेलेबल थी एशियंस की, उन्होंने उनकी जगह ली थी। इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण माना गया था ये जो एंटी एशियन राइट्स थे। और ये जो राइट्स हैं इनको लैंडमार्क माना जाता है रेसिज्म, रंग भेद की जो नीति है उसके लिए। और साथ ही न सिर्फ ये बल्कि इसने शुरुआत की थी कि जो अब सरकार है वो इसमें इंटरवीन करे और उन्होंने यहाँ पर एशियंस को रोकने के लिए कानून बनाने की इन्होंने अपने प्रयास को शुरू कर दिया। वैंकूवर राइट्स के साथ ही जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने 3 तरीके से इमिग्रेशन को रोकने के लिए प्रयास किए। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया था, इन्होंने कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट लागू किया, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो भी इमिग्रेंट्स आएंगे कनाडा में, वो अपनी जो नेटिव लैंड है, ये हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो जब इंडिया से चलेंगे तो उनका जहाज़ बीच में कहीं पे भी नहीं रुकना चाहिए, वो सीधा कनाडा ही रुकेगा। और ये उस समय में इम्पॉसिबल था क्योंकि कोई भी उस ज़माने में कोई शिप ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट इतनी लंबी जर्नी कर पाता। सेकेंडली, इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी व्यक्ति पैसेंजर इंडिया से कनाडा आता है तो उसको वहाँ पर $200 कैश के रूप में दिखाना पड़ता था। एंड लास्टली जो थर्ड उनका जो इनिशिएटिव था, उन्होंने जो पब्लिक थी कैनेडियन पब्लिक को, उनको भड़काया अगेंस्ट द इंडियंस, हेट्रेड को स्प्रेड करने की कोशिश की। ये जो लॉज थे ये बेसिकली इंडियंस को बाहर रखने का एक प्रयास था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि कनाडा टू इंडिया कोई भी डायरेक्ट शिप नहीं चल सकता था उस समय में, बहुत लंबा रास्ता था। एंड सेकेंडली, बहुत ज़्यादा जो लोग पहुंचते थे उनमें से बहुत कम ही कोई होंगे जो $200 पर फैमिली मेंबर वो वहाँ पर शो कर पाते। इन कठोर कानूनों की वजह से 1909 आते आते आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर ही जो है इंडियन इमिग्रेशन जो कनाडा के लिए थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। अब जैसे ही कनाडा के जो रास्ते थे वो बंद हुए इन इमिग्रेंट्स के लिए, तो इंडियंस ने अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो स्टेट्स में इनको ज़रूरत भी थी हार्ड वर्किंग लेबर की, जो न्यू कम्युनिटीज़ को बिल्ड करने वाली थी। बट अमेरिका में आने के बाद भी जो ये लोग थे इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि सेम जो उनको डिस्क्रिमिनेशन कनाडा में थी, सिमिलर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे स्टार्टेड फेसिंग ओवर हियर ऑल्सो। और उनको सब छोटे काम मिलते थे करने के लिए। बट जैसे कि पहले भी था, आपको बताया हुआ कि जो पंजाबीज़ थे दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, और इन्होंने अपने हार्ड वर्क और अपनी जो इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन की वजह से यहाँ ये लोग बहुत सक्सेसफुल फार्मर्स हो गए। और इनमें से कुछ लोगों के पास अपनी ज़मीनें भी हो गई थी।
एंड साथ में ही ये जो कुछ समय का टाइम था, इसमें जो नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स हैं उनके नंबर्स भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। और फिर वैसे जैसे कनाडा में हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी जो लोकल्स थे उनके अंदर एक बैर की भावना स्टार्ट हो गई इंडियंस को लेके एंड एशियंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देवर बीइंग पेड एट एम्प्लॉयड एट अ वेरी लेस वेज, कम पैसे पे ये लोग काम करने लग गए थे। और अब अमेरिका ने भी एशियन एक्सक्लूशनरी लॉज बनाने शुरू कर दिए कि इनको इमिग्रेशन को बैन करने की कोशिश की इन्होंने अपनी कंट्री में। इस जो ये डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी, इसके अगेंस्ट जो जापानीज़ एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट हैं, इन्होंने तो अपने सिटीजन्स का साथ दिया और उन्होंने अमेरिका को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कहा, और साथ ही उन्होंने जो संपत्ति का नुकसान हो रहा था इन लोगों को, उसके लिए इन्होंने कंपनसेशंस भी मांगी। बट इंडियंस की बात रखने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसने साफ मना कर दिया था कि वो यूएस गवर्नमेंट के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगी इंडियंस को लेकर। तो इंडियंस ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो है डिफरेंस है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स ऑफ अ स्लेव कंट्री एंड अ फ्री कंट्री। कि जो फ्री कंट्रीज़ हैं उनके जो थे गवर्नमेंट्स, वो तो उनके हक के लिए लड़ाई करने लग गए थे, बट जो इंडिया क्योंकि फ्री नहीं था तो ब्रिटेन ने मना कर दिया था कि वो ऐसी कंपनसेशन की बात नहीं करेगा। ये जो एजिटेशंस थी कनाडा एंड यूएसए में, इन्होंने एक राष्ट्रीयता की भावना, नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्र के रूप में सोचने की जो बात है उसको इन्होंने स्टार्ट किया इन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ने। और साथ में ही जो इमिग्रेंट्स थे इन देशों में, उनके अंदर एक भाईचारे की भावना, एक सॉलिडारिटी की भावना स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इसके साथ ही जो था कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, लोगों के बीच में जो प्रतिशोध था, उसने पनपना शुरू किया है बिकॉज ऑफ ये जो ब्रिटेन ने बिल्कुल ही अपने आप को साइडलाइन कर लिया था टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियंस अब्रॉड। फार्मर्स और जो आर्टिसंस थे, जो इमिग्रेंट्स थे, वो तो प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे थे, बट इस समय में एक बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए चले गए थे। अब पढ़ाई करने के बाद उनको उस तरह की जॉब्स नहीं मिली जो उनके क्वालिफ़िकेशंस थी, इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन। इसने जो लोगों में, जो बच्चे थे, इनके अंदर एक भावना उत्पन्न की, बिकॉज ये जो प्रैक्टिसेस थी ये अगेंस्ट द वेरी आइडियल्स, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही लिबरेटेड सोसाइटी थी और वहाँ पर बड़े लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बातें की जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में। बट जब हकीकत में ये लोग जब जॉब्स की मार्केट में आते हैं, तब ये देखते हैं कि जो प्रीच किया जाता था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। और इस जो युवा वर्ग था, इसके अंदर एक बदले की भावना आई एंड उन्होंने भी एक सेम चीज़ रियलाइज़ की कि जब तक उनका अपना देश आज़ाद नहीं है तब तक वो कहीं पे भी उनको इज़्ज़त नहीं मिल सकती है। और इसने उनको मोटिवेट किया कि सबसे पहले अगर उनको इज़्ज़त दिलानी है अपने यहाँ विदेशों में, तो सबसे पहले उनको अपने देश में ही जो फॉरेन रूल था उसको आपको ख़त्म करना था। एंड इसने इंस्टिगेट किया फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म एमंग ऑल द इंडियन इमिग्रेंट्स। इस जो युवा वर्ग था, जो टोटली नेशनलिस्ट उससे फ्लेवर से भरा हुआ था, इन लोगों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। इनमें जो मुख्य थे वो थे तारकनाथ दास। ये एक स्टूडेंट थे और इन्होंने अपना एक मैगज़ीन स्टार्ट किया जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। ये 1907 में शुरू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों को भड़काना था कि वो आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट करें ब्रिटिश रूल को समाप्त करने के लिए। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की 1911 में।
सिमिलरली जीडी कुमार ने एक पंजाबी पेपर शुरू किया जिसका नाम था स्वदेश सेवक वैंकूवर में। और दूसरी ओर श्यामाजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में। यूनाइटेड स्टेट्स में लाला हरदयाल जो इंग्लैंड से आए थे, अपनी उन्होंने स्कॉलरशिप को छोड़ दिया था और उनको मिली थी स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में आकर सेटल हुए। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको इन्होंने इंस्पायर किया। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स में दो मुख्य थे जो थे करतार सिंह सराभा और विष्णु गोविंद पिंगले। और लेटर ऑन जो ये दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी गदर आंदोलन के टाइम पर। यहाँ पर इंडिया हाउस के बारे में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लंदन में स्थित था और ये हब बन गया था, सेंटर बन गया था क्रांतिकारी गतिविधियों का। इसकी जो स्थापना है वो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इनिशियली ये एक स्टूडेंट रेजिडेंस था कि जहाँ पर जो भारतीय आते थे स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आकर रहते थे और यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती थी अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए इंग्लैंड में। बट साथ में ही इनका एक एजेंडा था कि जो युवा वर्ग यहाँ पर आता था उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको ये इंस्टिल करते थे। 1905 से लेकर 1910 तक ये सारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इसका केंद्र बना रहा। और यहाँ पर जितनी भी जो नेटवर्क्स थे और जैसे चाहे वो जर्मनी के साथ इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी करनी हो तो इन सब चीज़ों का जो ये इन्होंने नेटवर्किंग भी इंडिया हाउस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और इनमें जो क्रांतिकारी मुख्य थे जिन्होंने जो एसोसिएटेड थे वो थे वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, मैडम बीकाजी कामा। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग यहाँ पर आकर इन क्रांतिकारी गतिविधियों में जिन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था। इसी तरह से पोर्टलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह भकना थे। इसकी स्थापना की गई। इसको रूट ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है गदर पार्टी का। इसमें जितने भी इमिग्रेंट सिख्स थे यूएस और कनाडा में वो इस पार्टी के मेंबर्स बन गए और इन्होंने एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया था जिसका नाम था गदर। इनकी एक पेपर था ये और इसके थ्रू ये प्रोपेगेंडा किया करते थे नेशनलिस्ट इश्यूज़ को लेकर। ये जो गदर था इसका जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से। पहले ये इंग्लिश में छपा पर लेटर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में भी ये ट्रांसलेट होना शुरू किया। इसकी पॉपुलैरिटी हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1916 में इसके तकरीबन 1 मिलियन कॉपीज़ छपा करती थी एक हफ्ते में। इस जो पीरियोडिकल है या इस पेपर के थ्रू जो लोगों तक जो ईवल्स ऑफ द इंग्लिश रूल है ब्रिटिश साम्राज्य का वो लोगों तक पहुंचाया जाता था। और यहाँ पे जो पोएम्स लिखी जाती थी वो उसका इम्पैक्ट न सिर्फ जो इमिग्रेंट्स थे कनाडा एंड यूएस में उनके ऊपर पड़ा पर फार ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी यहाँ लोगों के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो गया। Now let's discuss something about the Gadar newspaper. As already I have told you that it was started by Lala Hardayal in 1913. इसका जो मेन उद्देश्य था वो था लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना और उनको प्रेरणा देना कि वो लोग भारत जाएं और क्रांतिकारी तरीके के साथ वो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका अंत करें और आज़ादी दिलाएं। इसका जो पहला पेपर पब्लिश हुआ था उसका टाइटल भी था गदर दी गूंज। ये नवंबर 1913 में पब्लिश हुआ था और इसमें करतार सिंह सराबा ने फर्स्ट इशू में ही लिखा था टुडे देयर बिगिंस गदर इन फॉरेन लैंड, कि विदेशी भूमि में आज गदर की शुरुआत हो गई है। साथ में वो लोगों से कहते हैं कि व्हाट इज़ आवर नेम, हमारा नाम क्या है। उत्तर है गदर। व्हाट इज़ अ वर्क, हमारा काम क्या है, गदर। कहाँ पर रेवोल्यूशन होगी उसका वो उत्तर देते हैं भारत में। और कहते हैं
कि बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि पेन और इंक की बजाय हम किसको उठाएंगे, राइफल्स एंड ब्लड को। ये उस और संकेत है कि जो कांग्रेस की जो इनिशियल जो हमारी नीतियाँ थी वो थी ऑफ पैसिफाइंग मॉडरेट तरीक़ों से आज़ादी की बात कर रहे थे, जिसमें हर बार पिटिशंस को लिखा जाता था। तो कहते हैं कि वो समय अब समाप्त हो गया है, अब हम लिख कर कुछ नहीं मांगेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बट द टाइम हैज़ कम फॉर द रेवोल्यूशन। ये जो पेपर है इसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया था अंग्रेज़ी राज का दुश्मन, और साथ में ही फ्रंट पेज एक इशू का होता था, हर इशू में लिखा जाता था अंग्रेज़ी राज का कच्चा चिट्ठा, जिसमें सारे डिटेल्स जो भी इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म करते थे अंग्रेज़, उसका ये लोग रिकॉर्ड लिखा करते थे। और इसका जो मेन एम है वो था लोगों को उकसाने का, कि वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और इकट्ठे हों। नाउ कमिंग टू द एम्स ऑफ द गदर पार्टी, इनके उद्देश्य क्या थे? इनका जो सबसे महत्वपूर्ण और फॉरमोस्ट एम था वो था इंडिया को लिबरेट करना विद द यूज़ ऑफ आर्म्स, और यहाँ पर ये एक स्वतंत्र भारत स्थापित करना चाहते थे जहाँ सभी को समान अधिकार मिलें। इसके अलावा इनका ये भी उद्देश्य था कि ये जो है इंडियन रेलवेज़, इंडस्ट्रीज़, फार्म वर्कर्स और स्टूडेंट्स के अंदर अपने सेल्स बनाएं, जो सेल्स मतलब जो ये लोग काम करेंगे, इनके लिए एक ग्रुप्स बनाए करेंगे जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगे जो गदर की जो सेंट्रल कमेटी थी उसके साथ। और इनका एक और उद्देश्य ये भी था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जिसके 3 मेंबर्स होंगे, जिसका मेन काम होगा कि जितना भी पॉलिटिकल और अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है गदर पार्टी का, उसको सुपरवाइज करना। अब इन सारी चीज़ों के लिए जो खर्चा होना था, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर मेंबर जो है वो $1 कंट्रीब्यूट करेगा टू द गदर फंड। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात थी जो इसमें जो उद्देश्य था, ये बहुत क्लियर थे कि इन्होंने आज़ादी की बात करनी है एंड बाय द मीन्स ऑफ अ आर्म्ड रेवोल्यूशन। इसमें इन्होंने धर्म को बिल्कुल अलग रखा और एक सेक्युलर पार्टी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ये मानते थे कि जो रिलीजन है उसकी बात संस्था के अंदर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, क्योंकि रिलीजन ये माना जाता था कि एक बहुत ही निजी मुद्दा है, इट इज़ अ पर्सनल थिंग, और इसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लेस नहीं है। यहाँ पर चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, उन सब का एक ही उद्देश्य था कि वो लोगों ने भारत की आज़ादी दिलानी है और उन्होंने यहाँ पर भारत में हर व्यक्ति को साथ लेकर उन्होंने चलना था। अब एक पार्टी बन चुकी थी, उसके उद्देश्य क्लियर थे, तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है रेवोल्यूशन को, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि इनको एक आर्मी इकट्ठी करनी थी। तो इसके लिए फिर से इनका जो लिटरेचर है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गदराइट्स ने बहुत लिखा है, बिसाइड्स द गदर न्यूज़पेपर बहुत सारे पैम्फलेट्स थे जिससे इन लोगों ने लोगों के अंदर जागरूकता को लाना शुरू किया। ऐसे ही पैम्फलेट्स में उन्होंने लिखा था अवेकन, अपनी नींद से आप जागो, और इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं इनकी वजह से आपको हर जगह से निकाला जा रहा है, इसलिए आपको इकट्ठा होकर लड़ने की ज़रूरत है ताकि जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी कानून पास ना किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, तो क्या है हमारी ड्यूटी इस टाइम, तो कहते हैं हमारी ड्यूटी है कि हम सब इकट्ठे हों, एक फ़ौज तैयार करें अपनी आर्मी, और जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, जो सारी जड़ है प्रॉब्लम्स की, ना सिर्फ जो भारत में रह रहे हैं लोग उनके लिए, बट जो विदेशों में बसे हुए प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश रूल जो भारत में चल रहा था, तो इसको उखाड़ फेंकना है। तो कहते हैं ये जो समय है ये बात करने का नहीं है, दिस इज़ द टाइम फॉर वॉर। कहते हैं आप कब तक अपनी इस आज़ादी के लिए वेट करोगे,
फॉर हाउ लॉन्ग विल द वर्ल्ड कीप कॉलिंग यू स्लेव, कब तक आपको एक गुलाम की तरह देखा जाएगा। इसलिए सारे जागो ऑन February 15 जो कि संडे का दिन है, उस दिन ये डिसाइड किया गया था कि स्टॉकटन में एक मीटिंग होगी जहाँ पर सारे हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो अमेरिका में रह रहे हैं इंडियंस, वो लोग इकट्ठे हों। और अब पिटिशंस का ज़माना नहीं है, अब हमें जो अपने अधिकार हैं वो हमने तलवार के साथ लेने हैं। अब इस दिन एक आर्मी इकट्ठी की जाएगी, रिक्रूटमेंट शुरू हो गई फॉर, जिसका मोटिव क्या होगा, फॉर गदर, भारत में जो हम क्रांति करने जा रहे हैं उसकी सेना की भर्ती करेंगे। तो इसलिए सबको इन्होंने निमंत्रण दिया कि वो सब इकट्ठे हों February 15 को। ये जो गदर लिटरेचर की बात मैं आपसे कर रही थी कि किस तरह से ये लोग लोगों के अंदर एक जोश की भावना को लेकर आ रहे थे, इसका एक नमूना ये भी है कि एक एडवर्टाइजमेंट आई थी गदर में, उसमें लिखा गया था, हमें चाहिए वांटेड एंथुजियास्टिक एंड हीरोइक सोल्जर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग गदर इन हिंदुस्तान। मतलब इसके बदले में रेम्यूनरेशन होता है कि क्या मिलेगा, क्या आपको डेथ मिलेगी पैसे के बदले में, और इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मार्टरडम, अपने देश के लिए शहीद होने का आपको एक अवसर मिल रहा है। और इसकी पेंशन क्या है, एक आज़ादी मिलने वाली है। और इसका जो फील्ड वर्क है, कर्म भूमि कौन सी होगी, दैट इज़ हिंदुस्तान। तो इस तरह से ये लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे जो गदराइट्स थे। आर्मी इकट्ठे करने के साथ ही गदर के जो लीडर्स थे, इन्होंने ये सोचा कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये बहुत अच्छा टाइम था कि वो लोग भारत में जाकर अपना विद्रोह कर सकते थे, रेवोल्यूशन की बात कर सकते थे। तो इसलिए इन्होंने कॉल दी कि अब जितने भी गदराइट्स हैं, जो इंडियंस हैं विदेशों में, वो सब के सब वापस चलें हिंदुस्तान में। उनका ये मानना था कि इस समय जो आर्मी है और जो सामान है युद्ध का, वो भारत से बाहर जा रहा है। और ऐसे टाइम पे जो अंग्रेज़ी सरकार है वो बहुत ही कमज़ोर थी और ये बहुत अच्छा समय था जिस पे एक आर्म्ड रिबेलियन के साथ बहुत आसानी से भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती थी। इसी सिलसिले में अगस्त 1914 में बहुत सारी मीटिंग्स और रैलीज़ की गई और जहाँ पर इन्होंने इंडियंस को कहा कि वो सारे के सारे भारत जाएं। इसी कॉल के साथ करतार सिंह सराबा, जो सबसे यंग गदर के मेंबर थे इस टाइम पर, इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और इमीडिएटली वो भारत की ओर उन्होंने अपना रुख किया। और इसके अलावा जो इस टाइम गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, सोहन सिंह भकना, जो इस समय जापान में थे, उन्होंने भी भारत आने का निश्चय कर लिया। भारत आकर जो इनका जो उद्देश्य था, जो प्लान इनका था, और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी गुट अभी चल रहे हैं, सक्रिय हैं भारत में, ये उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। साथ में इन्होंने कहा था कि जो गदराइट्स हैं वो पूरे विलेजेस में एक गांव से गांव जाएंगे और वहाँ पर लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध उकसाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे इस रेबेलियन को करने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी प्रण लिया था कि वो जो सोल्जर्स हैं कैंटोनमेंट में, फ़ौज में जो भर्ती इंडियंस हैं, उनको भी जाकर भड़काएंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी अलग से बनाई गई थी जो इन सोल्जर्स के ऊपर कंसंट्रेट करने वाली थी। अब सबसे बड़ी ज़रूरत थी इस टाइम पर कि वो, क्योंकि आर्म्ड रेबेलियन होने वाला था, तो एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जो वेपन्स को इकट्ठा या प्रोक्योर करने की जिम्मेदारी जो इनको दी गई थी। और जो आपको मैंने शुरू से बोलती जा रही हूँ कि दे वर वेरी गुड एट इंस्टिगेटिंग द पीपल, तो इसलिए एक स्पेशल ग्रुप को भी ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने, जिसका काम था कि वो जो लिटरेचर को लिखेगा और लोगों तक पहुँचाएगा, वो लिटरेचर लोगों को उकसाएगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। इसके साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया गया था कि जो भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं इंडिया में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ये उनके साथ काम करेंगे और साथ में ही उनसे सहायता भी मांगेंगे अपने विद्रोह के लिए, गदर के लिए।
इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी थी कि जो लोग इस समय युद्ध में, जैसे जर्मनी और टर्की अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने ये भी प्लान किया था कि वो इन देशों से भी सहायता मांगेंगे अपने गदर के लिए। गदर पार्टी की इंडिया रिटर्न करने की कॉल के साथ ही बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, इन लोगों ने भारत आने की प्रक्रिया को शुरू किया। कामागाटा मारू, एसएस कोरिया, नामसंग मुख्य जहाज थे जो समुद्री रास्ते से हजारों की संख्या में गदराइट्स जो थे उनको वापस भारत लेकर आए। और चलने से पहले इन सबको कहा गया था कि आपका जो उद्देश्य है, योर ड्यूटी इज क्लियर। और ड्यूटी क्या है? गो टू इंडिया एंड स्टर अप रिबेलियन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि हर कोने में जाकर आपने एक विद्रोह को भड़काना है। एंड आर्म्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन योर अराइवल। आपको इसके लिए हथियार भी दिए जाएंगे। एक अनुमान के द्वारा ये कहा जाता है कि 1916 तक 8,000 जो गदरी थे वो लोग भारत आ चुके। पर दुख की बात यह है कि जो गदराइट्स का जो पूरा प्लान था, जो रिबेलियन का, उसके बारे में पहले ही जो ब्रिटिश सरकार है उसको सूचना मिल गई थी। और इसके साथ ही सितंबर 1914 में उन्होंने जो प्रांत की जो सरकारें थी उनको पावर दे दी थी कि वो इन लोगों को जो भी इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनको वो रोक सकते हैं और जेलों में डाल सकते हैं। कई डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, इनमें लुधियाना सबसे इम्पॉर्टेंट था। और जो भी यहाँ पर गदर के जो गदराइट्स जो थे, इनको जो सस्पेक्ट किया जाता था उनको इन्होंने इस डिटेंशन कैंप में डाल दिया। पैसेंजर्स जो कामागाटा मारू के थे वो फर्स्ट विक्टिम्स बने इस कानून के। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो सोहन सिंह भकना का है, जिनको अरेस्ट करके लुधियाना भेजा गया था। इसके बावजूद भी बहुत सारे जो गदरी थे वो किसी भी तरह से वो पंजाब और बाकी राज्यों में पहुंचने में सक्सेसफुल हुए। और यहाँ पर इन्होंने जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो क्रांतिकारी थे इनके साथ इन्होंने संबंध बनाने शुरू किए। पंजाब में तो ये हाल था कि वहाँ के जो गवर्नर थे माइकल ओ डायर, वो इतने ज़्यादा परेशान और डर गए थे कि उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से स्पेशल परमिशन मांगी कि वो सारी प्रोविजंस जो थी अपील की, अपनी दलील रखने के लिए अदालतों में, उसको वो हटा दे ताकि इन गदरियों के ऊपर वो सख्ती से कार्रवाई कर पाएँ। चूँकि ये ज़्यादातर सिख थे इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिप्रेशन है वो पंजाब में ही हुआ। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को लागू किया गया यहाँ पर, और सिर्फ नाम मात्र के ट्रायल्स किए गए गदरियों के ऊपर। स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसमें हियरिंग्स हुआ करती थी लाहौर जेल में। सितंबर 13, 1915 में 24 गदरियों को 24 वर सेंटेंस को मृत्यु दंड दिया गया और बाकियों को इन्होंने आजीवन कारावास दिया। बट पूरे देश में ये जो नाइंसाफ़ी हो रही थी गदरियों के साथ, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से जो वाइसरॉय थे उनको खुद को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने 17 जो गदरियों की जो डेथ पेनल्टी है उसको इन्होंने कन्वर्ट करवाया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। इसके बावजूद 16 तारीख को 7 गदरियों को इन्होंने फांसी की सज़ा दी। लाहौर की जो ये सज़ाओं के बाद बनारस और दिल्ली जैसे शहरों में भी कड़ी कार्रवाई की गई गदरियों के खिलाफ। इनमें एसएन सान्याल को अंडमान जेल भेजा गया, जिसे उस समय में काला पानी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो गदरी थे उन लोगों को कठोर इन्होंने सज़ाएं दी गई इन कानूनों के द्वारा। एक रफ एस्टिमेट के द्वारा ये कहा जाता है कि इस समय में 145 गदरियों को फांसी की सज़ा दी गई और इनमें से 308 जो थे उनको 14 साल से ज़्यादा की इन्होंने सज़ाएं दी गई। तो पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को।
अब हम गदर आंदोलन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो घटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है कामागाटा मारू ट्रेजेडी जो 1914 में हुई थी। गुरदीत सिंह एक सिख थे फार्मर जो पंजाब के रहने वाले थे। इनके जो फादर हैं वो बहुत पहले भारत छोड़कर चले गए थे एंड लेटर ऑन इवन ही मूव टू मलेशिया। वहाँ पर जाकर इन्होंने खूब पैसा कमाया और एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए। बट जब भी वो अपने वापस विलेज में या पिंड में आते थे तो उनको बहुत दुख होता था कि यहाँ पे देखते थे कि लोग किस तरह से गरीबी से जूझ रहे हैं और वो हमेशा चाहते थे कि वो किसी तरह से इनकी सहायता करें। 1913 में गुरदीत सिंह को जब कुछ सिख जो थे उनके गांव के उन्होंने अप्रोच किया कि वो उनकी कनाडा जाने में मदद करें, तो उन्होंने इसके लिए मदद करने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने एक जापानीज शिप था जिसका नाम था कामागाटा मारो, उसको इन्होंने हायर किया कि इन सभी को लेकर वो कनाडा जा सकें। ये शिप पहले हांगकांग गया और हांगकांग से जब ये निकला तो इसके अंदर 376 पैसेंजर्स थे, जिसमें 346 24 मुस्लिम और 12 हिंदूज थे। पूरा एक महीने की यात्रा करके 22 मई को ये जो जहाज है ये ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच गया। बट जैसे हम पहले ही मैंने आपको बता चुकी हूँ, कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत आपको मैंने बताया था कि शिप को एक कंटिन्यूअस जर्नी करनी थी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। बट ये हांगकांग से होकर आया था, इसलिए इन्होंने इस शिप को यहाँ से रोकने के लिए मना कर दिया। लोकल अथॉरिटीज़ ने गुरदीत सिंह को भी परमिशन नहीं दी कि वो लैंड पे उतरे और इसलिए वो अपने बैंक्स और अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पाए। बट जो पैसेंजर्स थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो वैंकूवर की जो सिख कम्युनिटी थी उनकी सहायता से उन्होंने एक लॉयर को हायर किया था अपने केस लड़ने के लिए, जिसका नाम था एडवर्ड बर्ड। जब तक ये केस चलता रहा तब तक जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ को बहुत ही मिजरेबल कर दिया था। ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक कई बार इनको ना तो खाना दिया जा रहा था ना ही पानी। फाइनली जुलाई 6 को जो पैसेंजर्स थे इनका जो लॉयर था वो केस हार गया, जिसका ये मतलब था कि कामागाटा मारू के जो पैसेंजर्स थे उनको कनाडा में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। जुलाई 23 को 2 महीने बाद 2 महीने तक ये शिप वहाँ कैनेडियन वाटर्स में खड़ा रहा। उसके बाद इनको लीगल नोटिस दिया गया कि ये यहाँ से वापस चला जाए। ये जहाज़ एक लंबी यात्रा करके वापस कलकत्ता के बजबज हार्बर में आके यहाँ पर ये डॉक किया और यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको शक था कि इसमें गदरी वापस आ रहे हैं। उन्होंने इन पैसेंजर्स को रिबेल्स माना और इनको सर्च किया गया और जो सिख्स थे उनको ट्रेन में डालकर पंजाब की जेलों में भेजा गया। जब कुछ लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि उनको नहीं जाना है तो पुलिस ओपन फायर और जिसमें 18 पीपल डाइड। 200 लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती कैद कर लिया। ये जो इंसिडेंट है इसको बजबज राइट के नाम से भी जाना जाता है। गुरदीत सिंह तो एस्केप कर गए और बट उन्होंने 7 इयर्स के बाद 1921 में सरेंडर किया पुलिस को। गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस जो इंसिडेंट है, जो कामागाटा मारू का इंसिडेंट है, इसको यूज़ किया अपने फेवर में सपोर्ट लेने के लिए। कैलिफोर्निया में और कई विश्व की जगहों पर बहुत सारी मीटिंग्स की गई और लोगों को भड़काया गया और उनको बताया गया कि किस तरह के अत्याचार गदरियों के साथ किए गए हैं भारत में। फाइनली कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ द गदर मूवमेंट, ये कहा जाता है कि दिस कल्मिनेटेड, इसका जो पीक था वो माइकल ओ डायर की जो हत्या की गई थी और उसके साथ था मार्च 13, 1940 में, जब उधम सिंह ने उनको शूट किया था। बट अगर हम इसको अदरवाइज देखते हैं कि 1915 का जो गदर का जो बेसिक प्लान था दैट वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, बट दैट वाज अ फेलियर
बट अगर हम देखते हैं, इसने एक चिंगारी को भड़का ज़रूर दिया था क्रांति की भारत में। इसने अपने पॉलिटिकल गोल्स को तो नहीं अचीव किया, क्योंकि अगर हम देखते हैं इसके बाद में भी जो कॉलोनियल स्टेट है पंजाब में और पूरे भारत में एज इट इज़ थी, जैसे शुरुआत में थी गदर आंदोलन के, बट फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया था। ये जो इनकी ब्रेवरी थी, इन क्रांतिकारियों की, गदरियों की, ये जो हमारी जो फोकलोर है पंजाब का एंड इंडिया का, इसका एक बहुत अहम हिस्सा बन गया, जो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो ये फ्रूट्स नहीं देख पाए, बट ये लेटर जनरेशन्स जो थी, लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना जो पैदा की गई, वो जागृत करने में ये जो गदरी थे ये बहुत हद तक सक्सेसफुल थे।